पीएम मोदी के सही फैसलों की वजह से भारत आज तेज गति के साथ विकास कर रहा है। दुनिया विभिन्न प्रकार के संकटों का सामना कर रही है, तब भारत न केवल अपने लिए दृढ़ता से विकास की महागाथा लिख रहा है, बल्कि विश्व समुदाय के लिए भी उम्मीदों की ज्योति जला रहा है। दर्शकों, अभी कुछ दिन पहले भारत में दूसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े सामने आए। 8% से ज्यादा की ग्रोथ रेट हमारी प्रगति की नई गति का प्रतिबिंब है। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक सिग्नल है। ये संदेश है कि भारत आज ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है और हमारे आंकड़े ये तब है जब ग्लोबल ग्रोथ 3% के आसपास है। G7 की इकोनॉमी औसतन 1.5% के आसपास है। इन परिस्थितियों में भारत हाई ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन का मॉडल बना हुआ है। पीएम मोदी का कहना है कि एक समय ऐसा था जब हमारे देश में खास करके इकोनॉमिस्ट हाई इन्फ्लेशन को लेकर चिंता जताते थे, लेकिन आज वही इन्फ्लेशन लो होने की बात कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी सिर्फ विरोध के नाम पर जबरदस्ती विरोध कर अपनी फजीहत करवा रहे हैं। वहीं अब विपक्ष के लोग जबरदस्त एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन एसआईआर पर विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग रहा है। वहीं अब एसआईआर के खिलाफ याचिका लगाने वालों पर सीजेआई सूर्यकांत भड़क गए हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अदालत के पास और भी बहुत सारे केस हैं, सुनवाई के लिए सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए एसआईआर के खिलाफ याचिका न लगाए। वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने राज्य की महिलाओं से कहा है कि अगर वोटर लिस्ट की समीक्षा के दौरान उनके नाम हटाए जाए तो वो रसोई में रखे सामानों के साथ तैयार रहे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग एसआईआर के दौरान डीएम के काम की निगरानी के लिए दिल्ली से बीजेपी समर्थक अधिकारियों को भेज रहा है। बंगाल के कृष्णानगर में एक रैली में कहा गया, अगर चुनाव के दौरान दिल्ली से पुलिस बुलाकर माताओं और बहनों को डराया या धमकाया जाएगा, अगर आपके नाम वोटर लिस्ट में काट दिए जाएं तो आप इसे बर्दाश्त ना करें। आपके पास किचन में हथियार है, महिलाएं आगे बढ़कर लड़ेंगी और पुरुष उनके पीछे खड़े होंगे। वहीं राहुल गांधी भी लगातार एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। दर्शकों, विपक्ष के लोग जो भी कहें, लेकिन आप दर्शक अगर एसआईआर के समर्थन में हैं तो कमेंट में एसआईआर और पीएम मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग एसआईआर के समर्थन में पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। इस खबर में आगे बताएंगे आपको कैसे राहुल गांधी हो गए हैं एक्सपोज और कैसे विपक्ष को लगा है बड़ा झटका। सब कुछ बताएंगे आपको डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, कांग्रेस के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति फेल हो गई है, लेकिन दुनिया के तमाम बड़े देश आज भारत की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। अब ओमान के राजदूत इसाह सालेह अब्दुल्ला सालेह अल शिबानी ने भारत की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत ओमानी निवेशकों के लिए एक बेहद संभावना वाला बाजार बन चुका है। बता दें कि अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा में जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा करेंगे। वहीं अमेरिका की बड़ी कंपनियां दिल खोलकर भारत में निवेश कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में भारत में नए रोजगार उत्पन्न होंगे। वहीं अब कांग्रेस के भीतर भी पार्टी के खिलाफ आवाज उठने लगी है। दरअसल राहुल गांधी और अमित शाह के बीच संसद में नोकझोंक का वीडियो वायरल है। उधर कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व संकट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। पार्टी के अंदर के लोग ही गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सोनिया गांधी के पास ऐसा एक लेटर पहुंचा है जिसे एक वरिष्ठ मुस्लिम नेता ने भेजा है। एक वरिष्ठ मुस्लिम नेता ने साफ कहा है कि कांग्रेस का केंद्र नेतृत्व गलत हाथों में है। ओडिशा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद मोकीम ने पार्टी को फिर से मजबूती से खड़ा करने के लिए ढांचागत, संगठनात्मक और वैचारिक बदलाव की मांग की है। सोनिया गांधी को लिखे पत्र में कटक बाराबती के पूर्व विधायक ने कहा कि हमारी लीडरशिप ही ठीक नहीं है। इस कारण टॉप लीडरशिप कार्यकर्ताओं से दूर हो चुकी है और युवाओं से जुड़ नहीं पा रही। इससे कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ। वहीं मुकिम ने यह भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पार्टी युवाओं के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही। ऐसे में कांग्रेस लीडरशिप को और भारत के युवाओं के बीच डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, कोई तालमेल नहीं है। मुस्लिम नेता ने आगे ये भी कहा कि वो 3 साल तक राहुल गांधी से मिलने की कोशिश करते रहे, लेकिन मिल नहीं पाए। मुकिम ने आगे ये भी कहा कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के समय में नेताओं को प्रोत्साहित किया जाता था, उनकी बात सुनी जाती थी और उन्हें तवज्जो दी जाती थी। वहीं राहुल गांधी ने CIC में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में SC, ST, OBC, EBC और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व की कमी पर सवाल उठाए थे, जिन्हें सरकारी सूत्रों ने खारिज कर दिया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक एनडीए सरकार ने इन समुदायों का प्रतिनिधित्व पहले के मुकाबले बढ़ाया है। वहीं जस्टिस स्वामीनाथन ने मदुरु के एक मंदिर के पास स्थित प्रसिद्ध पहाड़ी पर स्थित परंपरागत दीप स्तंभ पर दीपक जलाने का आदेश दिया था।
लेकिन ये विवाद इतना बढ़ गया कि राज्य की डीएमके सरकार ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला और बात महाभियोग तक पहुंच गई। वहीं कांग्रेस सांसद जेबी माथेर का कहना है कि जज किसी विचारधारा से प्रेरित दिखाई देते हैं। हम उनके फैसलों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। दर्शकों, अगर किसी के पास कोई सबूत होगा तो वो सबूत रखकर कोर्ट जाना प्रेफर करेगा, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा, ये समझ से परे है। वो भी तब जब विपक्ष के पास अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे बड़े काबिल वकील हैं, जो बात बात पर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाने पहुंच जाते हैं। एसआईआर को लेकर भी सिब्बल और सिंघवी सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। वहीं अब चौतरफा घिरने के बाद राहुल गांधी भागने पर मजबूर हो गए। दर्शकों, लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा चल रही है। इस चर्चा में बुधवार को आखिरी भाषण गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। इस दौरान अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों का चुन चुन कर जवाब दिया। इसी बीच अमित शाह ने राहुल गांधी के उस आरोप का भी जवाब देकर मजेदार तरीके से उनको सुनाया, जिसमें राहुल ने हरियाणा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया था। इस दौरान अमित शाह ने कई तर्क और तथ्य भी पेश किए। अमित शाह ने बाकायदा नाम लेकर ये कहा कि राहुल गांधी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस वार्ता में एक परमाणु बम फोड़ा था। उनके आरोप का जवाब सुन लीजिए। असल में राहुल गांधी के आरोप पर अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस वार्ता में एक परमाणु बम फोड़ा। उस परमाणु बम में उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट पड़े हुए हैं। चुनाव आयोग ने क्लियर किया कि हाउस नंबर 265 कोई छोटा मकान नहीं है, बल्कि 1 एकड़ के पुश्तैनी प्लॉट पर बने कई परिवारों का एक संयुक्त आवास है। लेकिन हर परिवार को अलग अलग घर नंबर नहीं दिए गए हैं, इसीलिए उनका हाउस नंबर 265 ही लिखा है और उनमें से एक परिवार की 2-3 पीढ़ियां साथ रहती हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुनी गई तब ये नंबर ऐसा ही चल रहा था। ये ना तो फर्जी घर है, ना ही फर्जी वोटर है। उस परमाणु बम में राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट पड़े हुए हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि जबकि सच्चाई यह है मान्यवर कि हाउस नंबर 265 कोई छोटा मकान नहीं है। इसके बाद अमित शाह ने जैसे ही ये कहा कि एसआईआर का सिर्फ एक ही मकसद है घुसपैठियों को बाहर करना, कांग्रेस और विपक्ष का एक ही मकसद है कि घुसपैठियों को वोटर बनाना, जबकि हम उन्हें बाहर करना चाहते हैं। इतना सुनते ही विपक्ष की तरफ से जोर शोर से हल्लेबाजी शुरू हो गई और उन्होंने वॉकआउट कर दिया। अमित शाह ने विपक्ष के कई आरोपों का जमकर जवाब दिया, जिसके बाद अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं और अब वो खुद वोट चोरी और एसआईआर पर घिर गए हैं तो सदन से भाग खड़े हो रहे हैं। दर्शकों, विपक्ष एक बार फिर देश के सामने एक्सपोज हो चुका है कि कैसे विपक्ष के पास सिर्फ सियासी आरोप हैं और कुछ भी नहीं। यही वजह है कि अमित शाह ने सबूत के साथ विपक्ष की पोल खोलकर रख दी और राहुल गांधी के एटम बम और हाइड्रोजन बम को डिफ्यूज कर दिया। तो विपक्ष के लोग भागने ही ठीक समझ रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाते हैं, लेकिन ना तो वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और ना ही हलफनामा देने की हिम्मत जुटा पाते हैं। चुनाव आयोग ने सामने से राहुल गांधी को चुनौती दी है कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो हलफनामा दे दीजिए, लेकिन राहुल गांधी ने हलफनामा देने से मना कर दिया। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि राहुल गांधी के आरोप में कितना दम है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा से ये भी कहा कि क्या किसी भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है अगर उस देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा ये घुसपैठिए तय करेंगे तो। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के भाषण को एक्स पर शेयर कर पीएम मोदी ने जमकर उसकी तारीफ करी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का शानदार भाषण। उन्होंने ठोस तथ्यों के साथ हमारी चुनावी प्रक्रिया के अलग अलग पहलुओं को, हमारे लोकतंत्र की ताकत पर प्रकाश डाला और विपक्ष के झूठ का भी पर्दाफाश किया। कुल मिलाकर देखें तो वोट चोरी और एसआईआर पर लोकसभा में चर्चा के दौरान भागकर विपक्ष ने खुद ही अपनी हद पटवा ली है और उनके आरोपों में कोई दम नहीं ये भी साबित हो गया, क्योंकि भागते वही हैं जिनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। एक एनजीओ की ओर से शीर्ष अदालत में कहा गया कि पश्चिम बंगाल में मतदाता गणना के दौरान बीएलओ को धमकाया जा रहा है। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि ये सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे देश की चिंता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को किसी भी राज्य से असहयोग मिले तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट को बताए। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि बीएलओ को सुरक्षा नहीं मिली तो हालात बिगड़ सकते हैं। बेंच ने कहा कि बीएलओ की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता और जरूरत हुई तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में विपक्षी राज्य जो बीएलओ को सुरक्षा नहीं देंगे और जो लोग एसआईआर के विरोध के
चलते बीएलओ को धमकाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। दर्शकों, आपको बता दें कि रोहिंग्या घुसपैठियों पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की एक मौखिक टिप्पणी के विरोध में चलाए जा रहे अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 40 से ज्यादा जजों ने मोर्चा संभाल लिया है और इस तरह के प्रयासों की कड़ी निंदा की है। इन जजों ने सीजेआई के खिलाफ की जा रही कोशिशों को मोटिवेट कैंपेन बताया। इन रिटायर्ड जजों ने भारत के चीफ ऑफ जस्टिस सूर्यकांत के समर्थन में लिखी एक चिट्ठी में कहा कि हम रिटायर्ड जज रोहिंग्या प्रवासियों से जुड़ी कार्रवाई के दौरान माननीय चीफ जस्टिस की टिप्पणियों के बाद, जिसमें 5 दिसंबर 2025 का ओपन लेटर भी शामिल है, उन्हें निशाना बनाने वाले मोटिवेट कैंपेन पर अपनी कड़ी आपत्ति जताते हैं। 40 से ज्यादा रिटायर्ड जजों की ओर से जारी बयान में सीजेआई के खिलाफ लिखे 5 दिसंबर के उस ओपन लेटर का जिक्र किया गया जिसमें कुछ जजों, वकीलों और कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच की टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा था कि 2 दिसंबर को रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में की गई कुछ अभद्र टिप्पणियां सीजेआई की बेंच में गहरी चिंता का विषय है। सीजेआई के समर्थन में आए इन पूर्व जजों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की आलोचना अस्वीकार्य है। उनका कहना है कि न्यायिक कार्रवाई पर आलोचना की जा सकती है, लेकिन सीजेआई के खिलाफ प्रेरित अभियान चलाया जा रहा है जो न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश है। देश के इन पूर्व न्यायाधीशों ने रोहिंग्या समुदाय की भारत में मौजूदगी को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि रोहिंग्या भारत के किसी शरणार्थी ढांचे के तहत नहीं आए थे और उन्हें किसी भी प्रकार की वैधानिक शरणार्थी सुरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। देश के इन पूर्व जजों के अनुसार ज्यादातर रोहिंग्यों ने भारत में अवैध तरीके से प्रवेश किया और चूंकि भारत ना तो 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन का हस्ताक्षर करता है और न ही 1960 के प्रोटोकॉल का हिस्सा, इसलिए उन्हें शरणार्थी का कानूनी दर्जा देना संभव नहीं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब उनका प्रवेश ही अवैध था तो फिर बड़ी संख्या में रोहिंग्यों ने आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य भारतीय पहचान दस्तावेज कैसे प्राप्त कर लिए। पूर्व जजों ने इसे गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता बताते हुए कहा कि इन सब प्रक्रियाओं की जांच होनी चाहिए क्योंकि ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है कि अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वाले लोग भारतीय पहचान प्रणाली तक कैसे पहुंच गए। दरअसल 2 दिसंबर को एक्टिविस्ट रीता मनचंदा की ओर से दर्ज याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई वाली बेंच में सुनवाई हो रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने रोहिंग्याओं के शरणार्थी स्टेटस को लेकर सवाल किया था और ये भी पूछा था कि क्या घुसपैठियों का गर्मजोशी से स्वागत किया जाना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने रोहिंग्याओं को लेकर कहा था कि पहले बाढ़ पार करके या फिर सुरंग खोद कर गैर कानूनी रूप से दाखिल होते हैं और फिर भोजन, पानी और शिक्षा का हक मांगने लगते हैं। सीजेआई सूर्यकांत के इस बयान से कुछ लोगों को मिर्ची लग गई, जिसके बाद वो सीजेआई को निशाना बना रहे थे। दर्शकों, राहुल गांधी एसआईआर पर निशाना साधते हैं, लेकिन क्यों वो बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यों को देश से बाहर करने को लेकर एक शब्द भी नहीं बोलते? ये एक बड़ा सवाल है। आपको याद ही होगा कि भारत द्वारा रूस के साथ व्यापार जारी रखने से तिलमिलाए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड बताया था, लेकिन ट्रंप को जवाब देने के बजाय राहुल गांधी ने ट्रंप के हाँ में हाँ मिलाना ठीक समझा ताकि उन्हें सियासी लाभ मिल सके। लेकिन अब अमेरिका के लोग भी ट्रंप और राहुल गांधी के आरोपों की हवा निकाल रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी बताने के बाद देश के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में निवेश करने का फैसला किया है। हाल ही में ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप ने तेलंगाना में बड़ा निवेश करने का वादा किया। ट्रंप के मीडिया समूह टीएमटीजे ने अगले 10 सालों में तेलंगाना के भारत फ्यूचर सिटी में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना की घोषणा की है। वहीं हाल ही में भारत की यात्रा पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कार सेल्फी अमेरिकी कांग्रेस में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। इसी सेल्फी को दिखाकर अमेरिकी सांसद ट्रंप प्रशासन को कोस रहे हैं। अमेरिकी सांसदों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अड़ियल रवैये की वजह से भारत रूस के करीब आ रहा है। इन सब वजहों से अमेरिका को नुकसान हो रहा है। अमेरिकी संसद में ये पोस्टर विदेश नीति पर बात करते हुए दिखाया गया। अमेरिकी सांसद सिडनी ने ये कहा कि वॉशिंगटन ही भारत को मॉस्को के करीब ले जा रहा है और इसके लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है, भारत नहीं। पीएम मोदी और पुतिन की सेल्फी वाले पोस्टर को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि यह तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। उन्होंने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि आप अपने रणनीतिक साझेदारों को विरोधियों की तरह धकेलकर नोबेल शांति पुरस्कार नहीं जीत सकते। ट्रंप सरकार को घेरते हुए सांसद सिडनी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन की भारत नीति ऐसी है जैसे खुद का ही नुकसान करना। उन्होंने कहा कि अमेरिका को ये समझना होगा कि दबाव बनाकर साझेदारी करने की एक कीमत होती है और इस नीति पर गंभीर पुनर्विचार की जरूरत है।
आपको बता दें, पिछले सप्ताह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे थे। पालम एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट स्वागत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पुतिन का आलिंगन कर स्वागत किया था और फिर दोनों नेता एक ही फॉर्च्यूनर कार में डिनर के लिए पीएम आवास पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं की एक कार सेल्फी सामने आई। दर्शकों, ट्रंप के दबाव के आगे भारत नहीं झुक रहा और भारत ने रूस के साथ कई डील्स की हैं, जिससे अब ट्रंप खुद ही अमेरिका में घिरते जा रहे हैं। अमेरिका के सांसद ही ट्रंप की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी और जयराम रमेश जैसे कांग्रेस के नेता जो भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं, उनके लिए ये करारा जवाब है कि कैसे अमेरिका के सांसद ही मान रहे हैं कि पीएम मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर नहीं किया है, बल्कि ट्रंप को करारा जवाब दिया है। जिसके बाद अब पुतिन के दौरे के बाद अमेरिका के अधिकारी भारत के चक्कर लगा रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने अपने अधिकारी को भारत भेजा था, मतलब ट्रंप भी अपने अधिकारी को भारत भेजकर रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये सब देखकर कांग्रेस को मिर्ची जरूर लगी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें